बहनों भाइयों, भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने जो भी बयान दिया है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। शिंदे जी को बयान देने के पहले इस सच्चाई को समझना चाहिए था कि आप केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं, आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। एक जिम्मेदार पद पर आप बैठे हुए हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी कर जाता तब तो हम उसकी बात हवा में उड़ा देते, लेकिन यदि भारत सरकार का गृह मंत्री यदि कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविरों में आतंक का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो यह हिंदुस्तान का रहने वाला कोई नागरिक इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। गृह मंत्री शिंदे जी, आपने इस प्रकार की बयानबाजी क्यों की, यह हमारी समझ के परे है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी नए नए मुहावरे गढ़ती रहती है। कभी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सैफ्रन टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और सैफ्रन टेररिज्म को, भगवा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी कर रही है। क्या शिंदे साहब आपको इस बात की जानकारी नहीं है? पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का काम जिस आदि शंकर ने किया था, जो केरल में पैदा हुए थे, जिन्होंने सारे देश की यात्रा कर भारत की एकता और अखंडता को कायम करने का काम किया था, वह आदि शंकर का भी वेश भगवा वेश ही था। क्या यह आपकी समझ में नहीं आता? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पहली बार भारत के सनातन धर्म की विजय पताका सारे विश्व में फहराने का काम किया, उस स्वामी विवेकानंद का भी यदि वेश यदि कोई था तो उनका भी वेश यही भगवा था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या आप उनको नहीं जानते हैं? उनका भी वेश भगवा था। आज महाकुंभ हो रहा है, जाकर कोई प्रयाग देखे, सारे भगवाधारी ही वहां पर हमें दिखाई देते हैं। क्या सारे आतंकवादियों का जमावड़ा प्रयाग में लगा हुआ है? कैसे आपकी पार्टी और आप इस प्रकार की फिजूल बयानबाजी करते रहते हैं, यह हमारी समझ के परे है। कभी भगवा आतंकवाद की बात की जाती है आप लोगों के द्वारा, कभी हिंदू आतंकवाद की बात की जाती है। क्या हिंदू इस शब्द से आपको नफरत है? बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, नहीं से हिंदुस्तान का हिंदू बुरा है, न हिंदुस्तान का मुसलमान बुरा है। यदि बुरा है तो कांग्रेस का ईमान बुरा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा जाता है कि यह हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं। क्या कांग्रेस के लोगों को नहीं मालूम है कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदुत्व को जाति अथवा मजहब की सीमा में कभी नहीं बांधा जा सकता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए वे ऑफ लाइफ। यदि हम इसे परिभाषित करना चाहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हिंदुत्व भारत की यह एक जीवन शैली है। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। इसके बाद भी हिंदुत्व की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप हमें आतंकवादी कहते हैं। क्या आपको यह सच्चाई नहीं मालूम है? यह हिंदुत्व की जीवन शैली, आप हिंदुत्व नहीं कहना चाहते हैं, भारतीयत्व कहिए, यह भी हमको स्वीकार है। आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहिए, यह भी हमको स्वीकार है। क्या इसी भारतीयत्व में विश्वास करने वाले लोग, इसी भारतीयत्व की जीवन शैली जीने वाले लोगों ने भारत ही नहीं सारे विश्व के लोगों को विश्व बंधुत्व का संदेश देने का काम किया है, तो इसी भारत की धरती से किया है, दुनिया के किसी दूसरे देश से नहीं किया है। हमने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपना भाई और अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारे विश्व में जो भी जन समुदाय रहता है सबको हमने परिवार का सदस्य माना है। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है।
कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश भी उसी जीवन शैली में, जिस जीवन शैली की चर्चा इस देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसी में विश्वास करने वाले लोगों ने कृण्वन्तो विश्वमार्यम का संदेश भी सारे विश्व को देने का काम किया है। यदि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो हम सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यानी इस जीवन शैली में विश्वास रखने वाले लोगों की सोच कभी संकुचित नहीं रही है, बल्कि सोच बराबर व्यापक रही है। क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस के दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी नहीं है? इसी हिंदुत्व अथवा इसी भारतीयत्व की जीवन शैली में विश्वास करने वाले लोग, वर्ष में एक दिन वह भी होता है जिस दिन उस काले नाग को, जिस काले नाग काले सर्प के डस लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसे भी वर्ष में एक दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है। इस हिंदुत्व और भारतीयत्व में विश्वास करने वाले लोग इंसान और इंसान के बीच नफरत कैसे पैदा कर सकते? बहनों भाइयों, हम जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं करना चाहते। हम भारत को धर्म, पंथ अथवा मजहब के आधार पर नहीं विभाजित करना चाहते। हम भारत को एक और अखंड देखना चाहते हैं। इसलिए हमारी नीयत पर संदेश नहीं किया जाना चाहिए। इस हिंदुस्तान में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत इस आजाद भारत में यदि किसी ने की है तो वह कांग्रेस ने की है। बराबर हमारे मुस्लिम भाइयों के दिल में दहशत पैदा करके उनका वोट हासिल करने की उन्होंने कोशिश की है। मैं तो इस सभा के माध्यम से केवल दिल्ली ही नहीं, जो लोग इस सभा में शामिल हैं केवल उनसे ही नहीं, बल्कि मैं हिंदुस्तान के सारे बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो यह सुनियोजित षड्यंत्र है कि भारतीय समाज की एकता को तार तार करके हम केवल सरकार बनाते रहें, उस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। अब आगे मैं समझता हूं कि इस देश की जनता इस प्रकार की हरकत करने की, इस प्रकार की बयानबाजी करने की किसी को इजाजत नहीं देगी। इस हिंदुस्तान में हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। आप सभी जानते हैं 6 वर्षों तक हम लोगों की भी सरकार रही है। भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई ये कह सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार चलाई है? उन्होंने जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया है? क्या कांग्रेस के दोस्तों तुम्हें नहीं मालूम है? यही हम लोगों की सरकार महंगाई पर लगातार 6 वर्षों तक नियंत्रण रखने में पूरी सफलता हासिल की थी। लेकिन जब जब आपकी हुकूमत आती है, महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है। विकास दर को 8.4% तक हमने पहुंचाने का काम किया था। आपकी विकास दर आज 5% के आसपास दम तोड़ रही है। क्या कांग्रेस के दोस्तों आपको यह नहीं मालूम है कि जिस समय हम लोगों की सरकार थी, भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो भारत का ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था यदि हिंदुस्तान में भाजपा के नेतृत्व में यदि एनडीए की ऐसे ही सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। आज जहां उस समय हमारी जहां केंद्र में सरकार थी, आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने मीडिया के मित्रों को भी, जहां जहां भाजपा की सरकारें चल रही हैं, जाकर कोई किसी मुसलमान से यह पूछे, क्या हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नाम पर हम लोगों ने भेदभाव किया है? बहनों भाइयों, भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यही संदेश हर भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना है। और मैं विजय गोयल जी
आपसे भी कहना चाहूंगा, दिल्ली का कार्यकर्ता यदि जाए, यदि हिंदू बस्तियों में जाता है सेवा कार्य के लिए, मुस्लिम बस्तियों में भी जाना चाहिए और ईसाई बस्तियों में भी जाना चाहिए। जोड़ दो पूरे भारत को। 120 करोड़ की जनसंख्या हमारी भारत की है बहनों भाइयों। इस 120 करोड़ की जनसंख्या का सबसे अधिक शोषण इस आजाद भारत में यदि किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। आर्थिक शोषण भी किया है, जज्बाती शोषण भी किया है, आपकी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। अरे कांग्रेस के दोस्तों, हिंदुस्तान की जनता यह खिलौना नहीं है। हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान के गौरव के लिए अपना बलिदान देने वाली जनता है। जानते हो चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और खुदीराम बोस का इतिहास, कि वह चंद्रशेखर आजाद 26 साल की जवानी थी, कैसी स्वाभिमान की भावना थी। अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी, स्वाभिमानी आजाद को यह चिंता सताने लगी थी, कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को, हमारे शरीर को नापाक न कर दे। इसलिए स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लिया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ है। ऐसे भारत के नौजवानों की नीयत और ईमान को समझो। भारत के नौजवानों को भी केवल एक वोट मत मानो, भारत के जवानों को भी वोट बैंक मत समझो। हिंदू मुसलमान की बात भूल नहीं सकते हम भारतीय जनता पार्टी के लोग। उस अशफाकुल्ला खां को 21 साल की जवानी, मां कहती थी बेटा तू जवान हो गया है, शादी कर ले। बहुला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब अशफाकुल्ला को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? अशफाकुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या फांसी के तख्त पर खड़े होते ही अशफाकुल्ला तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? अशफाकुल्ला ने कहा कि नहीं मजिस्ट्रेट, मैं पागल नहीं हुआ हूं, तुम अंधे हो गए हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? उसने पूछा, किससे शादी करने जा रहे हो फांसी के तख्त पर खड़े हो? तो उसने कहा, क्या अंधे हो गए हो? तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ शादी रचाने जा रहा हूं। कांग्रेस के दोस्तों, भारत माता के पैरों में पड़ी हुई दास्ता की बेड़ियां कटी हैं। सबने अपने जिस्म का खून बहाया है। उन खून को नापाक मत करो, उसके साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस के दोस्तों कोशिश मत करो। भारत को भारत रहने दो, भारत एक। क्षमा कीजिएगा, विकीलीक्स में एक तथ्य प्रकाशित हुआ था, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। अब उस तथ्य की एथेंटिसिटी के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस तथ्य का ही मैं उल्लेख कर रहा हूं। राहुल जी ने भी कह दिया, सबसे बड़ा संकट हिंदू आतंकवाद का यहां पर है। मुझे लगता है कि एक सुनियोजित साजिश और सुनियोजित रणनीति के तहत कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर दहशत पैदा करके वोट हासिल करने की नीयत से यह सब सारी बयानबाजी की जा रही है। और गृह मंत्री जी ने किया है, बयान जो दिया है वो उसी साजिश का हिस्सा है और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। क्या तमाशा बना दिया? क्या गृह मंत्री शिंदे जी, आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो भी समझौता एक्सप्रेस का हादसा हुआ,
जो भी मक्का मस्जिद का हादसा हुआ है, जो भी मालेगांव का हादसा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो सारी दुनिया की जमात जहां इकट्ठी होती, वहां भी एक प्रस्ताव के माध्यम से मैं उस प्रस्ताव 1267 1267 29/6/2009 को पारित किया गया यह प्रस्ताव है, जिसमें यह स्वीकार किया है समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव और मक्का मदीना में जो भी हादसा हुआ है, आतंकवादी वारदात हुई है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वह लश्कर तोयबा जिम्मेदार है। क्या शिंदे साहब आपको जानकारी नहीं है? हाँ, वही मक्की मस्जिद, सॉरी मक्की मस्जिद है। और क्या आपको नहीं मालूम है 26/11 का जो मुंबई का हादसा हुआ, उसके बाद भी क्या कहा है यूएस ट्रेजरी ने? उसने भी कहा है कि सब सारी चीजों में लश्कर तोयबा का हाथ है। लेकिन आप भारत सरकार के गृह मंत्री होकर आप अपने देश में अपने ही लोगों को आतंकवादी करार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि नहीं हिंदू आतंकवादी होता है, न मुसलमान आतंकवादी होता है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है, आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है। क्यों आतंकवाद को जाति, पंथ अथवा मजहब के नाम पर बांटने की आप कोशिश करते हो? क्या करना चाहते हो आप इस देश को? इन लोगों ने अजीबो गरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा कर दिया है बहनों भाइयों। इसलिए उसी गुस्से का इजहार करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हम सब यहां पर एकत्रित हैं। सचमुच यदि सरकार के कलेजे में यदि ताकत है तो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं। उनसे निपटने की, उस चुनौती को स्वीकार करने की आपके कलेजे में कुवत होनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को आतंकवादी मत कहिए, मत कहिए। शिंदे साहब कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? आज चीन जिस तरीके से भारत की सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठा हुआ है, भारत की चारों तरफ से जहां चीन की सीमाएं हैं अपनी सड़कों का निर्माण कर चुका है। इतना ही नहीं, पेंटागन अमेरिका से जहां पर उनका कार्यालय है रक्षा विभाग का, वहां से एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि अब चीन ने भारत को चारों तरफ से इनसर्किल कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रही है। और उसी में यह बात आई है मिडिल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी तैनात कर दी गई हैं, जिसकी दिशा भारत की ओर है। उसकी चिंता आपको नहीं है। आपको यदि चिंता है तो केवल सरकार बनाने की चिंता है। शिंदे साहब, प्रधानमंत्री जी, मैं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं, बचाइए, कहिए अपने गृह मंत्री को कि अपना यह बयान वह वापस लें, वह खेद व्यक्त करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरकर कभी नहीं बैठेगी। अभी तो आज जंतर मंतर पर इसका विरोध हो रहा है। हम संसद में भी विरोध करेंगे और संसद के बाहर भी इसका विरोध कर देंगे। इस प्रकार की नापाक और गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले व्यक्ति को हम किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकते। आप देश की सामाजिक समरसता को तार तार कर रहे हैं। अरे सरकार बनाइए, सरकार चलाइए, राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का तकाजा है कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जब तक वह अपना बयान वापस नहीं लेते हैं, जब तक वह खेद नहीं व्यक्त करते हैं, तो हम संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वहां पर भी हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे, प्रभावी विरोध दर्ज कराएंगे। और संसद के बाहर तो हमारा यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि भारत सरकार के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी आप अपने भारत सरकार के गृह मंत्री के इस बयान से सहमत हैं? मैं कांग्रेस की अध्यक्षा से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी सरकार के गृह मंत्री
शिंदे साहब के बयान से यदि आप सहमत हैं, यदि आप सहमत हैं, तब तो उन्हें भारत रत्न की उपाधि के लिए आप अपनी संस्तुति राष्ट्रपति को भेजिए। यदि असहमत हैं तो उन्हें खेद व्यक्त करने के लिए निर्देश दीजिए। यदि वह खेद नहीं व्यक्त करते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे गृह मंत्री को कुर्सी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां एकत्रित हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे संकटों के दौर से इस समय हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है। अब हिंदुस्तान को यदि कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बचा सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम महंगाई को मुद्दे को लेकर, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संकट के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अब हम जनता के बीच जाएंगे। और यह जो बयानबाजी की है शिंदे साहब ने, इस मुद्दे को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे और अलख जगाएंगे। और हिंदुस्तान में जो जिस प्रकार की हवा चल रही है, सारे हिंदुस्तान की नजर यदि टिकी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हिंदुस्तान की नजर टिकी है। और बहनों भाइयों, उसी आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बहुत हो चुका। अब इस सरकार से इस देश को छुट्टी पानी चाहिए। कांग्रेस के दिन अब लद गए। 2014 का चुनाव हमारे सिर पर है। आइए हम सभी हाथ उठाकर यह संकल्प लें कि 2014 के चुनाव में केंद्र में हम भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे और सदैव के लिए कांग्रेस को भारत की राजनीति से